मित्रों, सबको नमस्कार। द कात्यायन स्पीच के आज के एपिसोड में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, स्पेशली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के संदर्भ में। इस टाइटल के तहत आज हम लोग यह जानेंगे कि हमारे देश में आजादी के ठीक पश्चात जितने भी राज्य बचे हुए थे या जितने भी यूनियन टेरिटोरीज थे, जो क्षेत्र थे, जिसका हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था कि 4 कैटेगरी के थे, ए, बी, सी और डी। तो उन चारों को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया और क्या क्या प्रयास किए गए, जिसके आधार पर कि फाइनली आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहां भारत में हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे और इस एपिसोड के अंत तक उस पर पूरा क्लियर कंसेप्ट हम लोगों का हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि 1947 में आजादी के ठीक बाद, 1947 में जब आजादी मिली तो उसके ठीक बाद जो है जितने देशी रियासत थे, यानी कैटेगरी बी के राज्य, याद कीजिए कैटेगरी बी श्रेणी में जो राज्य थे, देशी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स, उन सभी का यूनिफिकेशन तो हो गया था, उनका एकीकरण हो गया था। कुल मिलाकर के हमने उस दिन बताया था कि 552 प्रिंसली स्टेट्स थे और इनको मिलाकर के रीऑर्गेनाइज करके फाइनली 8 राज्य जो है वो बना दिए गए थे। अब बच गए थे वो राज्य जो कि ब्रिटिश प्रांत के राज्य थे या जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर के जो राज्य थे, और सबसे अंत में जो एक्वायर्ड टेरिटोरीज थी डी श्रेणी की, उनको जो यूनियन टेरिटोरीज में लिया जाना था, संघ शासित प्रदेश बनाना था। तो इनकी चर्चा, इनको रीऑर्गेनाइज कैसे किया गया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे ही प्रिंसली स्टेट्स का एकीकरण हुआ, देश के विभिन्न हिस्सों से राज्यों के पुनर्गठन की मांग भी उठने लगी, खास करके भाषाई आधार पर, कि लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग स्टेट बनाया जाए। और यह मांग सबसे ज्यादा जोर पकड़ा था वह था साउथ में, यानी दक्षिण के राज्यों में। लगातार राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को देखते हुए सरकार ने विभिन्न कमिटीज एंड विभिन्न आयोग का गठन किया। उस क्रम में कुछ आयोग एवं कुछ कमिटीज को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एस.के. धर आयोग, एस.के. धर कमीशन का गठन किया गया, इसलिए कि यह जांच करके बताए कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो सकता है या नहीं, अगर हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जून 1948 में, और इस कमिटी ने अपना रिपोर्ट दिया था दिसंबर 1948 में। क्योंकि एस.के. धर इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसको एस.के. धर आयोग कहा जाता है। धर कमिटी ने, धर आयोग ने अपने रिपोर्ट में, यह जो दिसंबर 1947 में दिया रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट में इसने यह अनुशंसा की कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया सकता है, यानी राज्यों को पुनर्गठित करने का आधार भाषा नहीं हो सकता है, बल्कि प्रशासनिक आधार पर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। अब इससे जो लोग राज्यों की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर, उनमें द्वेष फैल गया, गुस्सा फैल गया, वो लोग और आंदोलन करने लगे, उद्दंडित हो गए। तो इसके लिए सरकार ने एक और कमेटी नियुक्त की। उस कमेटी का नाम है JBP कमेटी। अब देखिए, JBP कमेटी ये त्रिदलीय थी, ट्राइपार्टाइट कमेटी, यानी 3 सदस्य इसमें थे। तीनों के नाम के पहले अक्षर से जे, बी और पी। अब जे से कौन? जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से साउथ के एक नेता थे पट्टाभी सीतारमैया। तो
नेहरू, पटेल एवं पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई। और यह कमेटी कब बनाई गई? यह बनाई गई दिसंबर 1948 में ही। और इसने अपना जो रिपोर्ट सौंपा, और 1948 में इसने अपना रिपोर्ट सौंप दिया था। इस रिपोर्ट में जेबीपी कमेटी ने यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो हो, यानी उन्होंने जो डिमांड था लोगों का, पब्लिक का जो डिमांड था, उसको मान लिया। क्या ठीक है, हम मानते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कि भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की मांग तो इन्होंने स्वीकार कर ली, इसकी अनुशंसा किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि एक राज्य और एक भाषा, यह मांग नहीं हो सकता है। और दूसरा जो अनुशंसा इसने किया, जेबीपी कमेटी ने, इसने यह कहा कि राज्यों को पुनर्गठित भाषा के आधार पर कर दिया जाए। पहला, एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं चलेगा, और दूसरा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। तो यह जेबीपी कमेटी हो गई। अब तीसरा जो है, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात देखिए क्या हुई। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या हुआ कि यद्यपि की भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने की अनुशंसा इसने कर दी थी, लेकिन इसको लागू करने में बड़ी देरी हो गई। इसको लागू नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर अलग हंगामा था कि भाई, जेबीपी कमेटी ने जो अनुशंसा कर दिया है कि भाषाई आधार पर, यानी लैंग्वेज के आधार पर राज्य बन सकता है, तो राज्य का पुनर्गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? और आंदोलन इतना बढ़ा, विरोध इतना बढ़ा कि एक कार्यकर्ता थे, उनका नाम था पोट्टी, पी कहिए, पोट्टी श्री रामुलु। ये पोट्टी श्री रामुलु जो थे, इन्होंने मद्रास जो प्रेसिडेंसी उस समय थी, मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग तेलुगु भाषी व्यक्तियों के लिए एक अलग स्टेट, आंध्र प्रदेश की, आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे ये। और उसके समर्थन में जब राज्य नहीं बनाया जा रहा था, तो इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया था। आप इसको मानिए फास्ट अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ, भूख हड़ताल शुरू कर दिया इन्होंने। किसने? पोट्टी श्री रामुलु ने। क्यों? मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र के नाम से बनाने के लिए। और इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया था। ये कब से कब तक किए थे? ये किए थे 19 अक्टूबर 1952 से 15 दिसंबर 1952 तक। 56 दिन की हड़ताल के बाद, भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु हो गई तो हंगामा फैल गया। इनकी जब मृत्यु हो गई तो हंगामा फैल गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसकी हम लोग चर्चा आगे करते हैं। अब देखिए, मैं बता रहा था कि पोट्टी श्री रामुलु की मौत के बाद पूरे साउथ क्षेत्र में, खास करके तेलुगु भाषी क्षेत्र में हंगामा फैल गया। आंदोलन बहुत जोर पकड़ लिया, लोग हंगामा उपद्रव करने लगे। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक और आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली कमीशन कहिए, फजल अली आयोग। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और इनके साथ 2 सदस्य और थे। एक थे के.एम. पानिक्कर, और दूसरे थे H.N. कुंजरू। इस आयोग का गठन कब हुआ था? इस आयोग का गठन हुआ था दिसंबर 1953 में। इसने अपना रिपोर्ट सौंपा था 1955 में।
अब फजल अली आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह अनुशंसा किया, यह रिकमेंडेशन दिया कि हां, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, पहला। और दूसरा यह कि मूल संविधान में जो 4 श्रेणी के राज्य थे, जिसकी चर्चा हमने अपने पुराने एपिसोड में किया था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, उन चारों श्रेणी को इसने समाप्त करने का अनुशंसा किया। किसने? फजल अली आयोग ने। पहली बात कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन हो, उस बात को माना। और दूसरा यह कि मूल संविधान में जो 4 कैटेगरी के राज्य हैं, बांटे हुए कैटेगरी ए, बी, सी, डी, इन चारों को खत्म, समाप्त कर दिया जाए। इनको फिर से रीऑर्गेनाइज करके उनके अनुशंसा, उन्होंने अनुशंसा किया था कि कुल मिलाकर के 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटोरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इस फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही सरकार द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और इसके साथ ही इसको लागू करने के लिए 7th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में 7वां संशोधन जो है, भारतीय संविधान का 7वां संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया। इन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संशोधन जो संविधान का हुआ था, उसके माध्यम से ही अंत में सबसे जो पहला राज्य बनाया गया, सबसे पहला, वह बनाया गया आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब? 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। और साथ ही इस 7वें संशोधन के द्वारा और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा यह तय हुआ कि भारत में जो अनुशंसा हुआ था 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटोरीज का, उसके स्थान पर 14 स्टेट्स रहेंगे और 6 यूनियन टेरिटोरीज रहेगा। क्लियर? यद्यपि कि फजल अली आयोग ने अनुशंसा किया था 16 स्टेट्स का और 3 यूनियन टेरिटोरीज का, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया कि नहीं, भारत में 14 स्टेट्स होंगे और 6 यूनियन टेरिटोरीज को स्वीकृति दी गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। पुनः समझिए कि जब, फिर से एक बार देखिए, समझिए इसको, कि जब पोट्टी श्री रामुलु जो मर गए थे भूख हड़ताल के दौरान, फास्ट एंड टू डेथ के दौरान, दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु होती है, 15 दिसंबर को। 15 अक्टूबर 1952 से वो हड़ताल पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर। तो इनके मरने के बाद चूंकि आंदोलन काफी फैला, तोड़फोड़ शुरू हुआ, उपद्रव शुरू हुआ, अलग तेलुगु भाषी का राज्य का मांग बहुत जोर पकड़ा, तो वैसी स्थिति में मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी के लिए अलग राज्य जो है 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और इस तरह से आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला, यानी लैंग्वेज के बेसिस के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। क्लियर? फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दूसरी बात हमने की कि चूंकि मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग तेलुगु राज्य बनाने में वहां के लोगों को सफलता मिल गई, तो अन्य जो राज्य थे, दूसरे जो क्षेत्र थे, वहां भी काफी जोर पकड़ लिया था।
देश के विभिन्न हिस्सों से जो है अलग अलग राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ लिया। और इसीलिए जो है, जो हमने पूर्व में कहा था, फिर से आपको समझाते हैं, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन इसलिए हुआ था कि अगर अन्य राज्यों में भी जहां जहां से डिमांड उठ रहा है राज्य के पुनर्गठन का और राज्य के निर्माण का, भाषा के आधार पर या अन्य किसी आधार पर, तो उसको किस रूप में बनाया जाए, इसकी अनुशंसा हमने चर्चा कर दी। इन्होंने अपने अनुशंसा में कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन दूसरा इन्होंने कहा कि संविधान में जितने भी पूर्व में, मूल संविधान में जितने भी जो कैटेगरी वाले राज्य थे ABCD, उनको आपस में मिला दिया जाए और उनके स्थान पर जो हमने पूर्व में कहा कि 16 स्टेट्स और 3 यूटीज। लेकिन पुनः हमने आपसे बताया, फिर दोहरा रहा हूं, 7वें संशोधन अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इन दोनों के माध्यम से यह तय हुआ कि तत्काल 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के लागू होने के बाद या संविधान के 7वें संशोधन लागू होने के बाद अन्य राज्य जो उस समय 14 थे, उनकी संख्या 29 कैसे हो गई, यानी 1956 के बाद जो राज्य बने उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, उसके बाद सबसे पहले 1960 में बंबई प्रेसिडेंसी जो थी, बंबई प्रेसिडेंसी में भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी थी। मराठी भाषा के लिए अलग और गुजराती भाषा के लिए अलग राज्य का मांग उठ रहा था। तो बंबई प्रेसिडेंसी का 2 पार्ट कर दिया गया, मराठी भाषी के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के लिए गुजरात। यह कब हुआ? 1916। तो इस तरह से बंबई तो पहले राज्य था ही, उसका नाम सिर्फ महाराष्ट्र हुआ। बंबई से कट के गुजरात जो बना, गुजराती लैंग्वेज वाला राज्य, तो इस तरह से आप मानिए यह 15वां राज्य बना। देश का 15वां राज्य कौन बना? वह गुजरात बना। हम लोग और आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमारा यह प्रयास है कि हम लोग 14 स्टेट से 29 स्टेट्स तक फाइनली कैसे पहुंचे और फिर 29 से घट के 28 कैसे हुए, यहां तक पहुंचना मेरा उद्देश्य है, यह जानकारी देना मेरा मूल उद्देश्य है आपका। हम लोग 15 पहुंच गए हैं, 15वां राज्य गुजराती। इसके बाद 1963 में नागालैंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम, नागालैंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर जो है वो नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। कब? 1963 में। अब देखिए, 1966 में पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए शाह आयोग की अनुशंसा हुई थी। पंजाब, याद रखिएगा, पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, इसके लिए शाह आयोग का गठन हुआ था। इस शाह आयोग ने अनुशंसा किया कि पंजाब से अलग होकर के 2 अलग अलग राज्य बनाए जाएं, एक हरियाणा और दूसरा HP यानी हिमाचल प्रदेश। तो उस शाह आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1966 में ही हरियाणा राज्य गठन हुआ, जो कौन सा राज्य हुआ? 17वां। और 1971 में 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो पंजाब से ही कट के था। इस तरह से ये 18वां राज्य बना भारत का। ये कब हुआ? 1966 में पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के शाह आयोग की अनुशंसा के आधार पर हुआ था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 19वां, 20वां, 21वां राज्य कब बना। देखिए, इसके बाद यहां तक हम लोग आ गए 1971 में ही, 1971 में ही नॉर्थ ईस्ट रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
यह लागू हुआ। यानी भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे उनको रीऑर्गेनाइज करने की प्रक्रिया शुरू हुई और इस क्रम में 3 राज्य बनाए गए। एक बनाए गए मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा मेघालय। 18 राज्य तक पहले बन चुका था और इस तरह से नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से मणिपुर 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां राज्य और मेघालय 21वां राज्य। ये 21वां राज्य तक हम लोग पहुंचे, याद रखिएगा। इन तीनों राज्य का गठन एक साथ ही हुआ था नॉर्थ ईस्ट रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के माध्यम से। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और 22वां 23वां 24वां कब चलता है। भारत में 21 राज्य के गठन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 22वां राज्य। देखिए 22वां राज्य कौन सा बना? सिक्किम। ये सिक्किम जो बना वह 36 संविधान संशोधन द्वारा बना। संविधान संशोधन द्वारा देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, कुछ राज्य संविधान संशोधन के माध्यम से बनाए गए और कुछ जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से बनाए गए। इसलिए किसी किसी में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात हम लोग करते हैं और जो राज्य संविधान संशोधन के द्वारा बनाए गए हैं उनको हम लोग संविधान संशोधन की बात की है। ये संविधान संशोधन कब हुआ? 36वां, ये 1975 में। तो 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से सिक्किम जो है 22वां राज्य बना। अब बच गया, फिर देखिए हम लोग देखेंगे, ये पेन थोड़ा ठीक है, 23वां, 24वां और 25वां ये राज्य कौन कौन से बने और कब बने और किस माध्यम से बने। देखिए 1987 में 3 संशोधन हुए संविधान के। एक 53वां, दूसरा 55th और उसके बाद 56th। ये 3 अमेंडमेंट हुए। 53rd अमेंडमेंट 1987, 55th अमेंडमेंट 1987 एंड 56th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1987। तीनों 97 में। इसके माध्यम से क्रमशः ये जो राज्य बनाए गए वो राज्य कौन कौन से बनाए गए? 23वां राज्य बनाया गया मिजोरम। 53वां संशोधन 1987 के माध्यम से कौन राज्य बना? मिजोरम। 55वां संशोधन 1987 के माध्यम से कौन सा राज्य बना? मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और 25वां राज्य कौन सा बना? वो बना गोवा। इस तरह से 23वां राज्य मिजोरम, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य गोवा। गोवा पहले संघ शासित प्रदेश था। 1987 में इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये हुआ किस संविधान संशोधन के माध्यम से? क्रमशः 53वां संशोधन, 55वां संशोधन एवं 56वां संशोधन के माध्यम से। इस तरह से 25 राज्य तक हम लोग आ गए। अब देखिए 2000 में 2000 में जो है वो 3 स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ। 3 अलग अलग स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कहां कहां? एक हुआ मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कब? 2000 में ही। दूसरा कौन? यूपी उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में ही। और तीसरा बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। इन तीनों स्टेट्स का जो पुनर्गठन हुआ वो 2000 में हुआ और इसके माध्यम से 3 अलग अलग स्टेट्स इन तीनों से अलग हुए। कौन कौन हुए? एमपी से जो स्टेट अलग हुआ उसका नाम है छत्तीसगढ़। क्लियर? यूपी से जो अलग स्टेट हुआ उसका नाम हुआ उत्तराखंड, जो आजकल उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। और
तीसरा जो बिहार स्टेट रिजर्वेशन एक्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया वह झारखंड। इस तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2000 में जो डिफरेंट स्टेट रिजर्वेशन एक्ट के माध्यम से स्टेट बना वो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और इस तरह से अगर हम संख्या वाली बात करें तो 25 राज्य तक तो गोवा 25वां राज्य था, तो छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य हो गया 26वां, उत्तराखंड कौन सा हो गया 27वां और झारखंड कौन सा हो गया 28वां, 28। 26वां, 27वां और 28वां राज्य ये हो गए। एक राज्य की चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं यहीं, क्योंकि 29 राज्य थे भारत में, जो बाद में घट के 28 उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। इसके बाद फिर देखिए एक और स्टेट रिजर्वेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक और आया। वो कब आया? वो था आपको आंध्र प्रदेश स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2014। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014। इसके माध्यम से भारत राज्य का मतलब भारत के देश का 29वां राज्य 29th स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। उसका नाम आपको गेस करें, उसका नाम तेलंगाना। और इस तरह से तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना। इस तरह से हम लोग पूरी तरह समझ चुके हैं कि जो स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 1956 था और संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 था, उसके माध्यम से यह तय हुआ था कि भारत में 14 स्टेट होंगे और 6 यूनियन टेरिटरी होंगे। तो उस 14 स्टेट से 29 स्टेट तक हम लोग आ गए हैं। और हम लोग इसी में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ और उसमें क्या हुआ हम लोग आगे और यह भी जानेंगे आगे। हालांकि पिछले एपिसोड में जान चुके हैं कि ये 29 से 28 राज्य कैसे हो गया, एक बार दोहरा देंगे, आगे देखते हैं। हम लोगों ने स्टेट्स को देख लिया था, 29 स्टेट तक पहुंच भी चुके हैं। थोड़ा सा यूनियन टेरिटोरीज को देख लेते हैं। यूनियन टेरिटोरीज इसको देख लेते हैं। देखिए संविधान के 10वां संशोधन, इसके बाद 12वां 12th संशोधन और 14वां संशोधन अमेंडमेंट। ठीक है, 10th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 12th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 14th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुआ कब था कौन सा ये जान लीजिए। 10वां 1961 में, 12वां 1962 में और 14वां भी 1962 में। इन तीनों संविधान संशोधन के माध्यम से जो 3 एक्वायर्ड स्टेट्स थे, हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में चर्चा किया था, जो 20 श्रेणी में था, जिसमें से कुछ पुर्तगाल के क्षेत्र थे और कुछ जो है सरकार के क्षेत्र थे जिन्हें भारत सरकार ने एक्वायर किया था। आपने गौर करें, आपको समझ ना जाना चाहिए। तो उन सभी क्षेत्रों को जो है वो संघ शासित प्रदेश का दर्जा बाकायदा दिया गया। वो कौन कौन सा थे? उनसे 10वां संशोधन के माध्यम से दादरा एवं नागर हवेली को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 12वां संशोधन के माध्यम से 12वां संशोधन गोवा एवं दमन एवं दीव को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। यद्यपि यह और बात है कि पुनः बाद में गोवा को 1987 में 56th अमेंडमेंट के माध्यम से जो है फुल स्टेट का दर्जा दिया गया, यह अलग बात है। लेकिन 12वां संशोधन के माध्यम से गोवा और दमन एंड दीव को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। और 14वां अमेंडमेंट जो हुआ था 1962, इसके माध्यम से जो अन्य राज्य थे वो पांडिचेरी जिसे आज पुडुचेरी कहा जाता है, इसको भी जो है वो संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यहां तक क्लियर है? हम लोग बस एक ही चीज अब समझेंगे कि
वर्तमान में जो 29 राज्य की हमने चर्चा किया, वो 28 कैसे हो गया, जो हमने पिछले एपिसोड में भी किया था। तो सीधा समझिए, फिर से दोहरा देते हैं कि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। वर्तमान सरकार जो बीजेपी लीडर गवर्नमेंट है, इनके कार्यकाल में, उसमें यह तय हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। स्टेट का दर्जा उसका समाप्त कर दिया गया, और जब स्टेट का दर्जा समाप्त कर दिया गया तो राज्यों की संख्या 29 - 1 इक्वल टू 28। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। जो 29 राज्य थे उसमें एक राज्य घट गया, जम्मू एंड कश्मीर, तो 28 राज्य रह गए जो वर्तमान में है। इसमें एक और चीज हुआ था कि जम्मू कश्मीर राज्य के स्टेट को दर्जा को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, जो चर्चा हमने पिछले एपिसोड